साथियों, आप सबका, सारे मीडिया के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे बहुत ही मजबूत साथी, बहुत ही सामाजिक सोच रखने वाले, काम करने वाले साथी, बहुत योग्य साथी डॉक्टर विजय कुमार साहब हमारे साथ में हैं। दूसरे हमारे साथी हिजम राजेंद्र सिंघा साहब, जो आपने देखा होगा कि मणिपुर में जो हो रहा है उस आंदोलन को लेकर, उस सारी व्यवस्था जो वहां पर है, बीजेपी ने जो माहौल बना दिया, उसको लेकर लगातार उन्होंने आंदोलन किया, संघर्ष करते रहे। और हमारे साथ डॉक्टर विजय साहब और हिजम राजेंद्र सिंघा साहब और पूरी टीम, जब 2019 में हमने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया 30 मई को, तब से लगातार हमारे साथ, उससे पहले भी, लेकिन लगातार हमारे साथ काम करते रहे। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, आप सारे मीडिया वाले साथियों को जो यहां पर बुलाया है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप देख रहे हैं कि एक 3 दिन पहले राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन किस तरह से बेईमानी करता है और कितनी फर्जी वोटें बना रखी हैं, और एक विधानसभा में 1,250,000 फर्जी वोटें बना रखी हैं, पूरे सबूत के साथ राहुल गांधी जी ने दिखाया। और उसके बाद से जो पूरे देश में जो हलचल मची हुई है, उसी को लेकर आज ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाई। देखिए, आज जिस चीज को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस इस तरह से मैदान में आई है, बड़े एग्रेसिवली, काश जब हम लोगों ने ये सारी लड़ाई शुरू करी थी ईवीएम के नाम से, तब हमारा साथ देते तो आज शायद हालात कुछ और होते। यहां तक कि अगर 2024 के चुनाव से पहले जो हमने दिसंबर 2023 से, 10 दिसंबर 2023 से जो आंदोलन किया हमने शुरू ईवीएम को लेकर, और जो घर घर तक देश में पहुंच गया, उसमें खुद उन्होंने भी माना, उनके जो विदेशों में जो उनकी मीटिंग कराते हैं, उनके पिताजी के तकनीकी सलाहकार रहे सेम पित्रोदा साहब, उन्होंने भी बताया, यहां तक कि कहा उन्होंने कि विपक्ष को ईवीएम को लेकर सड़क पर आंदोलन करना चाहिए। हमने सारे सबूत दिए, और उसके बाद भी अगर आप देखें तो 2024 के चुनाव के बाद, हालांकि 2019 के चुनाव के सबूत भी वोट एडीआर ने, दवायर ने, क्विंट ने, इन सब ने सारे सबूत दिए कि 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से ज्यादा वोटें या तो बढ़ाई गई या कम की गई। वो सारे सबूत दिए गए, डिटेल में रिपोर्ट दी गई, लेकिन तब कोई नहीं बोला। 2024 के बाद दवायर ने, एडीआर ने, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने सारी गड़बड़ियां किस तरह से हुई सबूतों के साथ देश के सामने रखा, लेकिन तब भी राहुल गांधी जी या और सारे लोग नहीं बोले। काश अगर उसी समय बोलते तो जो आज हालात हैं वो हालात अब नहीं होते, कुछ अलग स्थिति होती। खैर, फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम एक व्यक्ति ने इतनी हिम्मत तो करी, उसने इतना बड़ा कदम तो बढ़ाया कि इलेक्शन कमीशन, जिसने उसकी गड़बड़ी को पकड़ने के लिए जो कार्रवाई की जा रही थी, उसे रोकने का हर संभव प्रयास किया। जैसे डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट नहीं दी, और जो वोटर लिस्ट हार्ड कॉपी में दी वो भी इस तरह की दी कि उसे स्कैन नहीं किया जा सकता। इस सब के बावजूद भी राहुल गांधी जी ने अपनी टीम बनाकर 6 महीने मेहनत करके सारे सबूत, सारे आंकड़े सामने रखे, और बेंगलोर सेंट्रल की जो लोकसभा है उसके अंतर्गत जो 7 विधानसभाएं पड़ती हैं, उनमें से एक विधानसभा महादेवपुरा,
उसका पूरा डाटा निकाल के पब्लिक के सामने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से 1,250,000 वोटें फर्जी बनाई गई और किस तरह से उन्होंने बताया कि गड़बड़ी किस लेवल पे किस किस तरह की गड़बड़ी होती है। ये सारी चीजें उन्होंने जनता के सामने रखी। बताया उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है और कितनी कितनी गड़बड़ी करी है। उन्होंने वो 5 तरह की गड़बड़ी सबके सामने रखी। 5 तरह की गड़बड़ी में डुप्लीकेट वोटर 11,965, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, जो गलत पते थे, झूठे पते थे, कहीं 0 लिखा था, कहीं था ही कुछ नहीं, 40,009। जो एक ही पते पर वोटर थे, यानी एक पते पर एक कमरे में 80 वोटर, और इंडिया टुडे ने जाके उसकी जांच पड़ताल भी करी, वो बिल्कुल सही पाया गया। वहां एक व्यक्ति था जो महीने भर पहले से रह रहा था, पश्चिम बंगाल से आया था, वो कह रहा, उसने बताया सारे दो लोग से ज्यादा रह नहीं सकते, बस उसमें 80 वोटर, तो बल्क में 10,452 वोटर, इस तरह के वोटर। इनवैलिड फोटो है ही नहीं, है तो इतने छोटे दिख नहीं सकते, 4,132। और जो फॉर्म 6 का मिसयूज हुआ, जो ज्यादा से ज्यादा 18 साल से लेकर 21, 22, 23 साल तक का जो व्यक्ति जो पहली बार वोटर बन रहा है, वो उस फॉर्म को भरता है, लेकिन यहां 98 साल का, 96 साल का व्यक्ति, 95 साल, 92 साल, 88 साल, 70 साल, 72 साल, 76 साल, 78 साल, इस तरह की एज का व्यक्ति पहली बार वोट दे, फॉर्म 6 का जिस तरह से, और इस तरह से टोटल उन्होंने बताया कि 1,250,000 वोटों की गड़बड़ी हुई। और उसके बाद इस देश में जिस तरह के हालात हुए हैं, इलेक्शन कमीशन जिस तरह की बकवास कर रहा है, और उससे भी कहीं ज्यादा जो बीजेपी इलेक्शन कमीशन के पक्ष में बोलने के लिए उतरी है, अपने प्रवक्ताओं को उतारा है, अपने आईटी सेल को उतारा है, अपने नेताओं को, मंत्रियों को, संतरियों को, जाने किस किस को उतार रखा है इसका विरोध करने के लिए। एक सवाल पूछा जाना चाहिए, भाई तुम्हारे खिलाफ तो कुछ नहीं कहा, बीजेपी के खिलाफ क्या कहा? उन्होंने बताया है राहुल गांधी ने कि इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है उसने नहीं निभाई, और एक विधानसभा में इस तरह की फेक इतनी वोटें निकली हैं 1,250,000, और उसी के आधार पर कहा कि इस वजह से 32,000 वोटों से कांग्रेस जीती, वो बीजेपी जीती। अगर ये 1 लाख फर्जी वोटें नहीं होती तो 70,000 से बीजेपी हार जाती। ये सारी की सारी चीजें हुई, और जिसके बाद माहौल हो रहा है, और एक माहौल इलेक्शन कमीशन जिसे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, जिसे इस सबूत के सामने आने के बाद यह कहना चाहिए कि हम अपने स्तर पर इंक्वायरी करेंगे, जो सच है उसको सामने लाएंगे, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, सजा दिलाएंगे। यह काम करने के बजाय वो राहुल गांधी से वो मांग रहा है, एफिडेविट मांग रहा है। जरा पूछो इलेक्शन कमीशन से, तुझे तो एड्रेस किया नहीं, इलेक्शन कमीशन को तो एड्रेस राहुल गांधी ने नहीं किया। यानी जो वोटों की डकैती डलवा रहा है, जो चोर है, जो लुटेरा है, उसको एफिडेविट देंगे, जबकि उससे कोई मतलब नहीं है, उसके खिलाफ एफआईआर होनी है तो उसे देंगे एफिडेविट। लेकिन उसकी बेशर्मी देखिए कि अपने गुनाह को कबूल करने की बजाय वो आक्रमण की मुद्रा में नजर आ रहा है। और बीजेपी जिस तरह से उसका बचाव कर रही है, तो 2 चीजें बिल्कुल सिद्ध हो गई, बल्कि 3 चीजें सिद्ध हुई हैं। एक, बीजेपी और ये बिल्कुल मिले हुए हैं, और तीसरा, मीडिया ये मिले हुए हैं। सोशल मीडिया के अलावा मीडिया के बाकी जो लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने इस खबर को ही गायब कर रखा, बल्कि भी राहुल गांधी के खिलाफ ये सारी चीजें कर रहे हैं। मेरा कहना जो ये है कि ये जो आई है, अब इस लड़ाई को आगे तक ले जाना चाहिए, इसके अंतिम परिणाम तक पहुंचाना चाहिए। काश ये पहले होता। हम सब लोग लड़ ही रहे थे ना, हम सब लोग ये लड़ाई लड़ ही रहे थे ना, इसके लिए कर रहे थे। हमने कहा भी था कि भाई ईवीएम के साथ साथ बीजेपी कई तरह की गड़बड़ी करती है, और मैंने कुछ जगह पर उदाहरण भी दिया कि 2019 के चुनाव से पहले
उस वीडियो को आप अगर देखेंगे, उस व्यक्ति का इंटरव्यू रवीश कुमार जी ने भी दिखाया। वो हैदराबाद से एक व्यक्ति है, उसने बताया कि 6 करोड़ मुस्लिम समाज की वोटें काटी गई और करीब 5 करोड़ दलित समाज की, SC ST की वोटें काटी गई। ये उस आदमी ने दिखाया बाकायदा, और रवीश कुमार जी ने उसका इंटरव्यू दिखाया, तब भी समझ में नहीं आई। और हमने भी कई बार कहा कि बीजेपी जो करती है बेईमानी केवल ईवीएम में नहीं, बाकी उसके साथ साथ काय में करती है कि वोटें जो उसके विरोध में उन्हें कटवाती है और अपने पक्ष में वोटें बढ़वाती है। साथ में जब इलेक्शन डिक्लेयर होना होता रिजल्ट, तो विपक्ष के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, कलेक्टर और SP की मदद से उस जीते हुए कैंडिडेट को, विपक्ष के को हारा हुआ और बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर देते हैं। इस तरह की गड़बड़ी लगातार होती रही, लेकिन ये तो अब जो सामने आई है, ये तो बड़ी भयानक गड़बड़ी है। और कितने स्तर पर बीजेपी गड़बड़ी कर रही है, इसके लिए सबको इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा और इस लड़ाई को अंत तक ले जाना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से ये हालात है, देश का लोकतंत्र, देश का संविधान तबाह हो जाएगा। और अब जो SIR हो रहा है, उसके सामने उसमें जो गड़बड़ी आ रही है, देखिए मजेदार बात कि 2024 के चुनाव के जो लिस्ट थी, उसमें दिखाया गड़बड़ी, और यही वहां तो 80 लोग थे एक एड्रेस पे महादेवपुरा में, यहां तो 250 लोग एक ही उसमें है, एक ही कमरे में 250 लोग। अजीत अंजुम जी ने दिखाया है कि मुजफ्फरपुर में भगवानपुरा एक कोई जगह है, वहां 27 नंबर मकान नंबर 27, उसमें 250 लोग हैं। और अजीत अंजुम जी ने लगातार सबको दिखाया कि किस तरह से ये सब घोटाला हो रहा है और SIR के नाम पे कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है। फिर भी इलेक्शन कमीशन अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है और बीजेपी के लिए काम कर रहा है। तो इसी को लेकर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है और हम सब पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। मेरा आपके माध्यम से पूरे विपक्ष से और इस देश की जनता से निवेदन है, आग्रह है कि इस लड़ाई को जब तक ये सारी चीजें सही न हो जाए तब तक लड़ना है, और तब तक विपक्ष से मेरा निवेदन है सड़क पर आकर लड़ें और कोई भी इलेक्शन तब तक देश में होने ना दें जब तक ये चीजें ठीक ना हो जाए। आप कह रहे चुनाव का बहिष्कार करें विपक्ष? मैंने ये नहीं कहा कि विपक्ष चुनाव का बहिष्कार करे, मैंने ये कहा कि चुनाव न होने दिया जाए कोई भी जब तक ये सारी गड़बड़ी ठीक न हो जाए। बहिष्कार की बात नहीं मैं कर रहा। बहिष्कार तो आप कर लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, कश्मीर में बहिष्कार किया था, 15% वोट पड़े थी, बीजेपी जीत के आ गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? चुनाव पे रोक लगाने की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरे देश में जन आंदोलन इतना जबरदस्त होना चाहिए, सभी सामाजिक और राजनीतिक सोच के जो व्यक्ति हैं, जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र से प्यार करते हैं, लोगों के अधिकारों को बचाना चाहते हैं, नागरिकों के अधिकारों को बचाना चाहते हैं, उन सबको मिलके सड़क पर जन आंदोलन करना चाहिए ताकि इस देश का लोकतंत्र बच सके, संविधान बन सके और किसी भी हालत में चुनाव नहीं होने देना चाहिए। कोई आंकड़ा सर आप दे सकते हैं कितनी वोटों का फर्जीवाड़ा हुआ, क्या गड़बड़ी है? आपके पास कोई डाटा है सर इस तरह से? मैं समझता हूं डॉक्टर साहब इस बात का डाटा देंगे और बहुत अच्छा जबरदस्त डाटा है। साथियों, आज ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, एक जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, इसका एक जो खास मकसद है वो सबसे पहले तो हम सारे लोग मिलके राहुल गांधी जी को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं और सारी देश की जनता से और खासकर यूथ से हम ये अपील करते हैं कि खास इस मौके पर, अगर ये मौका निकल गया तो हो सकता है ऐसा मौका शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा, सबको पूरे ताकत के साथ इन चोरों से लड़ने की ताकत अवेलेबल कराने चाहिए। मैं इस बात को यहां से स्टार्ट करता हूं। अगर राहुल गांधी जी या उनके टीम के लोग अगर इस बात को 2019 से, जब से हमने ईवीएम को
एक्सपोज करने की कोशिश की है। हमने शायद पहला आंदोलन ईवीएम के खिलाफ मई 2019 से स्टार्ट किया था, जब से मोदी जी ने सेकेंड टाइम शपथ ली थी। उसका हम आपको ये कुछ प्रूफ भी बताएंगे। सबसे पहले तो कि हमने 2019 के मई से हमने आंदोलन स्टार्ट किया था, और वो आंदोलन सिर्फ हम ऐसे ही स्टार्ट नहीं किया था, वो सारा आंदोलन हमारे फैक्ट्स और फिगर के साथ हमारे पास सारे प्रूफ थे, और आज भी प्रूफ अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है। हम उन प्रूफ को ऐसे एड्रेस करते हैं, हम सारी चीजें डिटेल में जब जरूरत होगी तो सारी एक एक A to Z एक एक डाटा सब कुछ बताएंगे। इनिशियली हम थोड़ा सा ये आज जो पहली कॉन्फ्रेंस है इसको हम इस तरीके से बता रहे हैं कि सबसे पहले राहुल गांधी जी को, कांग्रेस की टीम को, विपक्षी सारे लीडर्स को ये पता था कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक पिटीशन दायर की थी, एक केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था 8 अक्टूबर 2013 को शायद। उस जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह लिखा था कि ईवीएम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। ये सारी चीजें जो जो हम बता रहे हैं, ये कांग्रेस को उस वक्त संज्ञान में लेना चाहिए, और कांग्रेस ने तमाम सारी जो अपोजिशन के लीडर थे सबको संज्ञान में लेना चाहिए। और उन्होंने बोला था कि इसमें वीवीपैट लगाया जाए और वीवीपैट की 100% गिनतियां की जाए, तभी ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकता है। एक पॉइंट खास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस ईवीएम को बनाने वाली जो कंट्रीज हैं वो बहुत सारी डेवलप कंट्रीज हैं। उन डेवलप कंट्रीज में इस ईवीएम से इलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ वहां बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है, चाहे कितना भी समय लगे। ये वाली बात भी हमारी पॉइंट में हमने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया था, और पूरे तरीके से पूरी ताकत के साथ जनता को जागृत करने की कोशिश की थी। उसके बाद भी हमारे देश में ईवीएम से इलेक्शन कराया जा रहा था, जबकि इस देश की जनता 70% निरक्षर है, अनपढ़ है। उसके बाद भी ये इलेक्शन जो है ईवीएम से कराया गया। और ये जो है, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, चोर हमेशा जब भी चोरी करता है, हमेशा हर बार पैटर्न चेंज करता है। बहुत सारे लोगों को टेक्निकली ये सारी बात नहीं पता थी कि ईवीएम से कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकली बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर के इंजीनियर नहीं है, हमारे देश में लिमिटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन एक मोटी मोटी बात जो उसको हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बात बोल दी है कि इलेक्शन ईवीएम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है इसमें किसी की इफ वर्ड की कोई जरूरत बचती नहीं है। दूसरा जो पॉइंट आता है कि ईवीएम्स के माध्यम से जो दूसरी एक खबर आई थी इलेक्शन 19 के इलेक्शन से जस्ट पहले कि करीब 19 लाख ईवीएम गायब हैं। ये इसका एविडेंस है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी दिखाया था, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है, और एक पेपर की और कटिंग है। ये नवभारत टाइम्स की कटिंग है। 19 लाख ईवीएम का केस कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं बोल रहा था। ईवीएम 19 लाख ईवीएम गायब होने की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स दे रहा था। इस बात को अपोजिशन के लीडर्स ने सीरियसली नहीं लिया, और आज भी उसका केस शायद मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद भी 2024 का इलेक्शन ईवीएम से कराया गया। अगर इसको ठीक से स्टडी करें तो ये देखा जाता है कि 19 लाख ईवीएम का केस तब तक फाइनल नहीं हो जाता, तब तक उसको, चाहे उसकी ट्रायल हम बार बार लें, जल्दी जल्दी ट्रायल करें, और उसको तब तक 100% क्लियर नहीं कर लेते, तब तक ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, क्विंट ने इलेक्शन कमीशन 2019 के बाद क्विंट ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से एक स्क्रीनशॉट लिया। उस स्क्रीनशॉट में यह पाया गया कि 373 सीट पे 8,000 से 18,000 वोट का मिसमैच था। डाली गई कितनी वोट और पाई गई गिनती में आई जो वोटें थी, वो उन दोनों के वोटों के बीच में 8,000 से 18,000 का वोट का मिसमैच था। इस बात को भी सीरियसली नहीं ले गया। ये सारी बातें क्या हम एक बुद्धिजीवी लोगों से, या जो इंटेलिजेंट लोग हैं, या स्कॉलर्स लोग हैं, या पढ़े लिखे लोग हैं, इन सारी बातों से क्या नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन और जो तमाम सारी और इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, इन लोगों के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है इलेक्शन को हाइक करने का। और आगे भी पॉइंट बताते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम बता सकते हैं। एक और पॉइंट है जिसमें आप ये देखते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन में जिन लोगों ने, जैसे मैं उम्मीदवार हूं, मैं अपनी बूथ पे अपना वोट तो डालूंगा ही डेफिनेटली, उस बूथ में मेरा वोट भी नहीं पाया गया।
ये एक इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है क्या? इस बात को लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं क्या? ये भी मैं राहुल गांधी से अपील करना चाहता हूं और मैं तमाम देश के यूथ की तरफ से ये अपील करना चाहता हूं कि इस बात को भी जो अभी आवाज उठा रहे हैं, ये सारी चीजों को हम जो बोल रहे हैं इनको भी कंसीडर करें। और ये सारी बातें हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ये उस वक्त कंसीडर कर ली गई होती, उस वक्त अगर इन पे सीरियसली बात की होती और सीरियसली स्टडी किया होता, तो आज जो हालात हैं जो देश में सीए और एनआरसी को आंदोलन में, जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ एट्रोसिटीज हुई, बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, और जिसमें हम और हमारी टीम ने बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों को अच्छे से अवेयर किया गया कि ये आपकी सिटीजनशिप को खत्म करने का एक तरीका है जो बीजेपी सरकार बड़ी स्ट्रेटजिकली इसको कर रही है। इसके बाद दूसरा आंदोलन होता है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में भी ये जो है बहुत सारे किसानों को बेरोजगार और उनकी जमीनों को हड़पने का एक षड्यंत्र था। उसके लिए भी हमारी सब लोगों ने मिलके, हम सारे लोगों ने किसानों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की और उनको ये भी समझाने की कोशिश की कि इसका रूट कॉज है ईवीएम। कि सरकार ईवीएम से बनती है और उस ईवीएम से बनने के बाद ये रूल्स को अननेसेसरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों को राहुल गांधी को अगर अगर कभी कोशिश होगी तो हम बहुत सारी बातें उनसे पर्सनली बात करके इस बात को हम बहुत सारे फैक्ट्स के साथ, फिगर के साथ, और चाहे तो पब्लिक डोमेन में है, क्विंट के पास है, द वायर के पास है और बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट हैं और उनसे वो ले सकते हैं। अगर अगर हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग, हमारी बात नहीं हो पाती तो बहुत सारे उनके पास ऐसे फैक्ट और फिगर हैं जिनको अपने इस मिशन में शरीक करके और जनता को और अवेयर करें कि ये आज से चोरी नहीं कर रहे। आज तो चोरी बिल्कुल रंगे हाथ पकड़ा गया है और ये चोरी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो मैं ये राहुल गांधी और एंड टीम और विपक्षी सारे नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि इसको बहुत सीरियसली लें। और हम लोग आवाज उठा रहे थे, हम विदाउट किसी एविडेंस के आवाज नहीं उठा रहे थे, उस आवाज में बहुत सीरियसनेस थी, बहुत सारे फैक्ट्स थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना, क्विंट ने तो हर पल की एक एक खबर दी थी। और एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक और बताना चाहता हूं, मोदी जी जो अमेरिका से डरते हैं, आप ये देखिए क्यों डरते हैं, बहुत सारे लोगों में अभी सस्पेंस बना हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा एक एग्जांपल बताना चाहता हूं, उसका डरने का मुख्य कारण, इसमें से दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक मुख्य कारण है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट में ईवीएम में जो चिप लगती है, जिसको, उसके बारे में जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि ये चिप वन टाइम प्रोग्रामिंग है या मल्टी टाइम प्रोग्रामिंग है, इलेक्शन कमीशन ने उस आरटीआई एक्टिविस्ट को आंसर दिया कि ये वन टाइम ओटीपी, वन टाइम प्रोग्रामिंग चिप है। फिर उसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने जिस कंपनी से, अमेरिका से वो चिप आती है, उस आरटीआई के थ्रू उस अमेरिका से क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये चिप वन टाइम प्रोग्रामिंग है या मल्टी टाइम प्रोग्रामिंग है। अमेरिका से वह उस कंपनी से जवाब आया कि ये जो चिप है ये मल्टी टाइम प्रोग्रामिंग है। इस बात से ये साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन उस वक्त झूठ बोल रहा था और ये वाली बात अमेरिका के प्रेसिडेंट को बहुत अच्छे से पता है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं, अभी आपने कुछ साल पहले सुना होगा पेगासिस। पेगासिस आया था इजराइल से, इजराइल की एक कंपनी ने पेगासिस दिया था। इजराइल और अमेरिका के रिलेशन को सारे लोग जानते हैं, दुनिया में कोई अछूता नहीं है, जो सारा जग जाहिर है। पेगासिस से जब यहाँ के राहुल गांधी, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के जुडिशरी के लोग, यहाँ के और बहुत सारे बुद्धिजीवियों की जब जासूसी कराई जा रही थी, तो जो पेगासिस का एक्सेस रखने वाले कंपनी, क्या उनके पास इसका एक्सेस नहीं होगा? ये दो इतने इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से मोदी जी 50% टैरिफ झेलने के बाद इस जनता को इतना परेशान किया जा रहा है, उसके बाद भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं, ट्रंप के बारे में बोलने को तैयार नहीं है कि ट्रंप इस बात को झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने 34 बार बोला है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया। हमारे किसी भी लीडर में इतनी ताकत नहीं है कि आज ये वाली बात बोल पाए, क्योंकि उनके ऊपर मोदी जी का प्रेशर है कि हमें ट्रंप के बारे में या उनके खिलाफ कुछ भी शब्द नहीं बोलना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मोदी जी बहुत डरे हुए हैं और अमेरिका के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वो तो था ना, बनारस के जो है 11 लाख वोटर है, लेकिन वो वोट पर है वो 12 लाख। बताइए। दोस्तों, बनारस में जो पिछले जो 2019 के जो वोटर जो थे, वोट जो दले थे, उसमें बनारस के वोटर है 11 लाख, लेकिन वोट पड़े हैं 12 लाख। बात यहाँ पर नहीं है, ये ईवीएम बहुत एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट हो गया है। सिस्टम पूरा कंप्लीट एंटायर सिस्टम इज हैक्ड बाय द आरएसएस एंड बीजेपी। So I would like to inform you that the system
एक चपरासी से लेकर के चेयरमैन तक और एक चाय के दुकान से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक एक खास जो है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कब्जा कर लिया गया। अभी जो एसआईआर जो है, एसआईआर जो है एक छोटा सा एक प्रोसेस है, मैं एसआईआर के बारे में भी बताऊंगा। प्लस जब जो इलेक्शन जो वोटिंग होने के बाद जो स्ट्रांग रूम में जो जो सिक्योरिटी के कर्मचारी जो रहते हैं, वो भी सिक्योरिटी के कर्मचारी भी कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ मुझे ऐसे लगता है, लोगों का कहना है, ये सिर्फ़ मैं अकेले का कहना नहीं है, लोगों का कहना है ये। क्योंकि सिक्योरिटी जो जो स्ट्रांग रूम में जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो रहता है, वो उनके गिनी-चुनी, ख़ास करके सुनने में आया कि गुजरात की पुलिस और जो कई लोग जो है, ये एक बहुत बड़ी सीरियस मैटर है। अब एसआईआर जब अभी जो हो रहा है, ये एनआरसी के दूसरा फॉर्म में, एक हिडन फॉर्म है ये एनआरसी का, ये एसआईआर जो एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन जो है, एक एनआरसी का नेशनल जो सिटीजनशिप जो रजिस्टर का जो है एक हिडन फॉर्म है ये। भानु प्रताप जी जो है 2019 से पहले जब सीए एनआरसी का आंदोलन, या डॉक्टर विजय जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, उस समय पर बोला था कि ये अब्दुल के नाम पर अमर की गर्दन कटेगा करके। उस समय पर तो लोग खुश हो रहे थे कि मुसलमानों के ऊपर टारगेट होगा, लेकिन मुसलमान के ऊपर टारगेट नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ एक प्रोवोकेशन करने का सिर्फ एक जरिया था। उन्होंने प्रोजेक्टेड एनिमी है। एससी, एसटी, ओबीसी और ओबीसी माइनॉरिटी में दो किस्म के माइनॉरिटी, एक जैन को भी टारगेट किया गया था। एक तो ये हो गया कि सिख और ये जो क्रिश्चियन जो है उनको टारगेट किया गया था, उनके वोट को मिनिमम वोटर लिस्ट से मिनिमाइज करना, ये एक प्रोजेक्ट है। अभी देखिए बिहार में जो एसआईआर हुआ, इसमें मैं बोलने में तो मुझे शर्म आ रहा, कुत्ता बाप का नाम दोगी बाबू, माँ का नाम कुतिया देवी है। हमारा जो महिला जर्नलिस्ट बैठा है, मैं उनके सामने बोलने से अच्छा नहीं लगता। और क्या क्या नाम, ट्रैक्टर के नाम, माँ के नाम स्वराज देवी, ऐसे ऐसे जो क्या मजाक चल रहा है ये। अभी आज के पेपर में, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया में आज नोटिफिकेशन निकल गया है, असम के सीईओ को बता दिया कि असम में जल्द से जल्द एसआईआर करना। असम की बात जो है अब उत्तर प्रदेश में आएगा, उसके बाद ये जो क्या नाम है, बंगाल की इलेक्शन है, मणिपुर की इलेक्शन है। मणिपुर के लोग मांग रहे कि एनआरसी दे दो, एनआरसी दे दो। मणिपुर के लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, एनआरसी तुम अपने पांव में कुल्हाड़ी नहीं लग रहा, कुल्हाड़ी में पांव मारने वाला वो काम होगा। ये बहुत खतरनाक जो चाल जो है, ये जो लोगों को समझना जरूरी है। लोगों को, अब पढ़े लिखे लोग, बच्चों को सड़क पे उतरना चाहिए, क्योंकि तुमको नौकरी तो मिलना है ही नहीं है, क्योंकि नौकरी खत्म हो गया। वाजपेयी ने तुम्हारा जो पेंशन खा गए और नरेंद्र मोदी तुम्हारा नौकरी खा गए, ये तुमको समझना जरूरी है। तुम्हारा जो, हमारे जो देश के जो नया युवा जो अनएम्प्लॉय यूथ है, आप कब समझेंगे? आप नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? क्या आप कंप्लीट आप सेक्रीफाइस करना चाहोगे अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ को? आप आने वाला लोग जो है, चाइना में पता नहीं एक से हर रोज नया नया टेक्नोलॉजी एआई निकाल के आ रहा है। अब क्या आप कांवड़ यात्रा में अपनी आधी जिंदगी निकाल लोगे? दोस्तों मैं तो आगे ये जो 2024 का चुनाव जीता है, ये वोट की चोरी से चुनाव जीता मोदी जी ने। देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो 2024 का चुनाव है, केवल 2024 का चुनाव नहीं जीता वोट की चोरी से, 2019 का चुनाव भी वोट की चोरी से ही जीता है। और इस बात के सबूत हम लोगों ने तभी आंदोलन शुरू किया, इस बात के सबूत उसी समय मिल गए जब द क्विंट ने इलेक्शन कमीशन की जो साइट थी, वेबसाइट थी, उस वेबसाइट से शायद 23 मई 2019 की बात है, जिस दिन वो आंकड़े उठाए, और आंकड़े उठा के क्विंट ने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि 373 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे 8,000 से ज्यादा या 18,000 से कम वोटें मिली, कैसे? उसने फिर अपना एप्लीकेशन डाल के फिर उनसे वो पूछा, 4 बार उसने पूछा। इलेक्शन कमीशन ने जवाब देने की बजाय अपनी वेबसाइट से वो सारे आंकड़े ही हटा दिए। अभी आप देखें, ये बात केवल वहां नहीं हुई, ये बात यहां भी हुई कि जब राहुल गांधी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पूरा फर्जीवाड़ा सामने रखा, सबूत सामने रखे, तो उसके तुरंत बाद जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, वो जिसपे आप वोटर लिस्ट जो डाउनलोड कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, दिल्ली की, वो वोटर लिस्ट जो है
वो जो वेबसाइट है वो बंद कर दी गई। और ये बाकायदा उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके उनके नेताओं ने डाले हैं, कई पत्रकारों ने ये बात मीडिया में कही है, लगातार चल रही है। सो बेईमान जब उसकी बेईमानी पकड़ी जाती है तो तिल मिलाता है, और उसकी बेईमानी आगे और ना एक्सपोज हो जाए उससे बचने के लिए ये घटिया काम कर रहा। नहीं तो इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए था, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रही डिजिटल आपको वोटर लिस्ट, जिसके मन में जो आता है आप डाउनलोड करके जो गलती है हमें बताओ, जो फर्जीवाड़ा हमें बताओ, ये कहना चाहिए। पर नहीं, बोल नहीं रहा, सूत्रों के माध्यम से बोल रहा है, तो इससे ज्यादा क्या होगा। और वोट फॉर डेमोक्रेसी ने तो सब कुछ साफ कर दिया कि 4,46,46,885 वोटें इलेक्शन कमीशन ने 2024 के चुनाव में बढ़ाई, जिसकी वजह से 15 राज्यों में जो गड़बड़ी की गई उसकी वजह से बीजेपी 79 सीटें जीत कर आई। वो 79 माइनस कर दी, बीजेपी जो है 150, 150 और 160 पर अटक जाती है। कह रहे कि वोटें बढ़ाई, सर वो तो अपडेटेड वोट है। देखिए देखिए एक मिनट, ये देखिए हवा में नहीं बोला, ये जो है ये देखिए ये देखिए ये जो है 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हुआ है। ये हमने नहीं बोला है, ये हिंदुस्तान टाइम का है, ये नवभारत टाइम का, ये एक ऑथेंटिक पेपर है, उनका है ये। जिसको बढ़ाने की बात आप कह रहे हैं ना, कि क्या आपने सवाल क्या पूछा? सर मेरा सवाल था, जो आप कह रहे हैं ना वोट बढ़ाई, वो सर 5 बजे के बाद है, वो अपडेट था सर। वो मैं आपसे जो बताना चाहता हूं कि 5 बजे का अपडेट नहीं था, वो जो अपडेट उन्होंने दिया 7 बजे का, और 7 बजे का अपडेट देके उसके बाद में जो उन्होंने अपडेट दिया उसमें बढ़ाई 4.5% से लेकर 5%, 6% औसत जो है वो 4.5% औसत आया, 4.34% के लगभग। लेकिन अलग अलग स्टेट में कितनी बढ़ाई? उन्होंने बढ़ाई उड़ीसा में 12.48%, 12.48% उड़ीसा में 2 लाख वोटें बढ़ाई पर कॉन्स्टिट्यूंसी। इसके साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र में बढ़ाई 8.89%, 1,72,000 वोटें पर कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई। इसके अलावा उन्होंने बढ़ाई वेस्ट बंगाल में 4.83%, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 87,412 वोटें बढ़ाई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बढ़ाई 12.54% और वोटें बढ़ाई 1,96,000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूंसी। इसके अलावा उन्होंने कर्नाटक में बढ़ाई 4.08% पर कॉन्स्टिट्यूंसी, 79,743 वोट है। इसके अलावा कर्नाटक में ये हो गया आपके, छत्तीसगढ़ में उन्होंने बढ़ाई, छत्तीसगढ़ में 4.93% यानी 86,752 वोट है पर कॉन्स्टिट्यूंसी। राजस्थान में 5.60% यानी 1,17,181 वोट है पर कॉन्स्टिट्यूंसी। इसके साथ साथ बिहार में 3.30% यानी 29,000 वोट है पर कॉन्स्टिट्यूंसी। हरियाणा में 6.43% यानी 1,29,000 वोट है पर कॉन्स्टिट्यूंसी। मध्य प्रदेश में 3.5% यानी 71,130 वोट है, 134 वोट है पर कॉन्स्टिट्यूंसी। तेलंगाना में 4.28% यानी 83,627 वोट है पर कॉन्स्टिट्यूंसी। असम में 9.17% यानी 1,07,000 वोट है पर कॉन्स्टिट्यूंसी। अरुणाचल प्रदेश में 12.22% यानी 54,544 वोट है पर कॉन्स्टिट्यूंसी। गुजरात में 3.37% यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 64,681 वोट है। इसके अलावा केरला में 6.17% यानी 85,606 वोट है पर कॉन्स्टिट्यूंसी। टोटल जो वोटें बढ़ाई इस तरह से उन्होंने, वो बढ़ाई 4,65,46,885 वोट हैं। इसकी वजह से बीजेपी 79 जो सीटें हैं वो जीत कराई। तो बेईमानी एक स्तर पर नहीं है, बेईमानी इतने बड़े स्तर पर की गई। देखो, इसको टेक्निकली अगर समझते हैं ना, जो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते, इसको टेक्निकली देखो कैसे समझते हैं। वोटिंग होती है मैक्सिमम 60%, 50 और 60%, कहीं कहीं 70% वोट पड़ती है। और वोट पड़ती है वो डिवाइड होती है, कई सारी पार्टियों में डिवाइड होकर वोट पड़ती है। लेकिन जो वोट फर्जी बनाई जाती हैं वो डेफिनेटली बनाई जाती हैं एक ही पार्टी को डालने के लिए। तो आप सोचिए उसका परसेंटेज कितना ऊपर जाएगा। निश्चित रूप से जो वोटें फर्जी बनाई जाती हैं वो इंटेंशनली बनाई जाती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को गिरेंगी।
तो सोचिए उसका परसेंटेज कितना ऊपर जाएगा। जो वोटें 60% पड़ती हैं वो किसी को 20% पड़ी, किसी को 18% पड़ी, किसी को 30% पड़ी, लेकिन जो फर्जी वोटें डाली गई हैं वो 100% उसी पार्टी को डलती है जिस पार्टी ने उन वोटों को बनाया है। इसलिए इनका ग्राफ बहुत ऊपर जाता है। इसको टेक्निकली लोग नहीं समझ पाते कि इतने कम पर 4 करोड़ में 140 करोड़ में कैसे क्या होगा। इसको इस तरीके से असम में कैलकुलेट किया जा सकता है। असम में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें कार्बी आंगलोंग नाम का, उसमें एक पोलिंग बूथ है, ये हमने पहले भी बता चुका है। जो उस पोलिंग बूथ में 109 वोटर है, वोट पड़ा है 375। कैसे कैसे 375 वोट पड़ गया? ये बाकायदा पेपर में है, आप गूगल कीजिए असम के कार्बी आंगलोंग का जो एक और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं यहीं पे, जो ये आंकड़ा राहुल गांधी जी ने दिया है महादेवपुरा का, मैंने आप देखिए उनका पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का, उन्होंने जयपुर ग्रामीण का आंकड़ा दिया है। जयपुर ग्रामीण के आंकड़े में जो 8 विधानसभाएं जयपुर ग्रामीण में पड़ती हैं, उनमें से 6 में कांग्रेस जीत रही है और बहुत अच्छी वोटों से। एक जो सीट है उसमें करीब 2,500 से 3,000 वोट है, आगे है बीजेपी। और एक झोटपुरा वो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें बीजेपी 81,000 वोट से आगे है, और जिसकी वजह से सारी जो 6 की 6 विधानसभाएं थी वो कम हो गए और बीजेपी जीत के आ गई। और यही नहीं, इस तरह की सीटें कितनी है, तो ये 79 सीटें जो वोट फॉर डेमोक्रेसी बता रहा है, इसमें सारे पे अगर रिसर्च हो जाए तो सारा आंकड़ा सामने आ जाएगा। तो एक सवाल अगर ये देखिए देश का नागरिक अगर इसको झेलने के लिए अगर तैयार है तो आप मुझे नहीं पता क्योंकि क्या मानसिकता है। अब हर रोज जो ट्रम्प झूठ बोलते हैं, भाई हमने जो इतने जो क्या नाम है इंडिया पाकिस्तान के जो वार रुकवाया, और इसमें जो साउथ ईस्ट एशिया में जाकर के फौज के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी बोलते कि भाई ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो है हमसे गलती हुआ है। लेकिन कल फौज के सीनियर अधिकारी जो एयरफोर्स के चीफ जो है उससे बुलवाया गया कि हमने 5 उसका पाकिस्तान के हवाई जहाज गिरवाया। इसका मतलब आप गर्दन पकड़ के बुलवाया। इस तरीके से के मानसिकता अगर आपके देश के जो नागरिक को अगर फैलाएगा, तो आप देखिए जो आज से कुछ दिन पहले जो टीचर्स है जो एसएससी के एग्जाम में क्या धांधली हो रहे हैं, अगर आपके भविष्य में अगर फर्क, मुझे लगता फर्क पड़ना चाहिए। आपके टीचर को घसीट करके पुलिस उसको अपराधी की तरह लेकर के गया था। ये जो है ये सारी चीजें इस ईवीएम से को रिलेटेड है, ये कोलैटरल डैमेज है तुम्हारा लाइफ पर। रूट कॉज ये है। एक सवाल ये है कि आपने ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और आप लोग जेल भी गए थे उसमें, और आप चाहते थे कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव। जब फर्जी वोटें बन रही हैं और असली वोटें काटी जा रही हैं, तो बैलेट पेपर से भी अगर चुनाव हो गया तो बीजेपी तो जीत ही जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए हमारा कहना सिर्फ और सिर्फ ईवीएम नहीं है। जब भी कोई चोर चोरी करता है सिस्टम है तो वो डिफरेंट आइडियाज लेके आते हैं। ये प्रोफेशनल चोरी होती है, ये कोई इंडिविजुअल लेवल की चोरी नहीं है, ये प्रोफेशनल चोरी है। ऑर्गेनाइज इसको ऑर्गेनाइज गैंग है, वो गैंग अपने पैटर्न को टाइम टू टाइम चेंज करती है। इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि कई स्टेट के इलेक्शन तो बीजेपी हार जाती है। ये उसकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है। उसको अपना विश्वास लोगों में ईवीएम के खिलाफ और अपने इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट में जगाना पड़ता है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन करा रहा है, उसका एक हिस्सा होता है। हमेशा वो चाहेगा, स्टेट का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होता, मेन वैल्यू होता है सेंट्रल को। सारी पॉलिसियां सेंट्रल से बनती हैं। सेंट्रल का इलेक्शन कभी लूज होने की वो पूरी कोशिश में नहीं रहता है, वो 100% कोशिश में होता है कि हम सेंट्रल का इलेक्शन किसी भी लेवल पे किसी भी कंडीशन में जीत के आए। तो ये सेम क्वेश्चन जो आप जो पूछ रहे थे राहुल गांधी के, जो इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टोटल टीवी के एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि जब बीजेपी जीत जाते हैं तो आप जब कांग्रेस कुछ नहीं करते, कांग्रेस जीत जाते तो आप कुछ नहीं करते, जब कांग्रेस हारते तो ये सवाल उठाते। एक स्ट्रेटेजी होता है कि चोर कैसे ना पकड़ा जाए, किस तरीके से एक माहौल वैक्यूम बना जाए ताकि जो है वो बीजेपी विश्वास इस ईवीएम के ऊपर से लोग ध्यान हटे और क्वेश्चन करने में जो नाकाम रहे। ये जो है सारी चीजें जो है बीजेपी और उसके पीछे जो मेन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। क्या चुनाव आयोग के खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल लीगल कार्रवाई की जा सकती है चुनाव आयोग के खिलाफ। देखिए, ये जो राहुल गांधी ने सारी बात कही है, ये कोई हवा में नहीं है।
लोग कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी आरोप नहीं लगा रहे हैं। राहुल गांधी जो फर्जीवाड़ा किया गया है उसके सबूत दिखा रहे हैं, सबूत। और सबूत, एक एक सबूत पूरी तरह से सही है, सच है, अपने आप में वो सिद्ध हो रहा है। और वो सबूत कहां से निकाले राहुल गांधी ने? इलेक्शन कमीशन ने जो हार्ड कॉपी वोटर लिस्ट की दी है उसमें से निकाले हैं। तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इंक्लूडिंग तीनों इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि ओवरऑल कंट्रोल वोटर लिस्ट पर किसका है, किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन की, मींस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके दो साथी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी, साथ में जो स्टेट का चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उसकी, और उसके माध्यम से वो बनाता, वोटर लिस्ट कौन बनाता है, उनमें सारी चीजें कौन करता है? जिले में कलेक्टर, लोकसभा का रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर होता है, ओवरऑल इंचार्ज होता है, जिले का भी लोकसभा का भी। और उसके नीचे होता है एसडीएम, जो एआरओ होता है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, एआरओ, और वो बनवाता है बीएलओ के माध्यम से सारी लिस्ट बनवाता है। तो ऊपर से लेके, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके नीचे बीएलओ तक की जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, ये सब लोग इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। ये सारे के सारे अपराधी हैं, कोई एक नहीं। एक बात, जो बेंगलोर में, सेंट्रल बेंगलोर में जो एक विधानसभा है, भगवान, ये जो महादेवपुरा, जिसका इन्होंने पूरा डाटा निकाला है, बाकायदा कांग्रेस पार्टी को अपने उस कैंडिडेट के माध्यम से, राहुल गांधी चाहे खुद भी करा सकते हैं, उनकी पार्टी के जो स्टेट के अध्यक्ष हैं वो भी करा सकते हैं, वहां उनके जो मुख्यमंत्री है वो भी करा सकते हैं। पर यह होगा कि वे मुख्यमंत्री कराएंगे तो ये तो सरकार इनकी है। तो जो कैंडिडेट रहा है लोकसभा का, वो इस सारे डाटा को लेके वहां एफआईआर इन सब के खिलाफ करा सकते हैं, और सबके खिलाफ एफआईआर कराई जानी चाहिए। सबको बाकायदा अरेस्ट किया जाना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, 1 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके। में कौन कौन, क्या चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो कहा आपको, भाई चुनाव आयुक्त की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 से लेकर 328 तक ये सारी जो व्यवस्था है, ये जिम्मेदारी तो मुख्य चुनाव आयुक्त की और 2 चुनाव आयुक्त उनकी है, इलेक्शन कमीशन की। ये किसी आरओ की जिम्मेदारी नहीं है। आरओ की जिम्मेदारी इनके साथ बनती है। क्या कार्रवाई? इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। उसके बीएलओ ने भी एक्सेप्ट किया। इन्होंने लोगों के मत को लूटा है, इन्होंने देश के संविधान के साथ खिलवाड़ की है। बाकायदा क्रिमिनल ऑफेंस है, इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो, अरेस्ट करके 1 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाओ, 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करके इनको बाकायदा सजा सुप्रीम से। कोर्ट पे भरोसा है सर? नहीं, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई में भरोसा पैदा करना चाहती है, क्योंकि पिछले जितने भी काम है उनके आधार पर तो नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में भरोसा होना चाहिए या किसी को भी भरोसा होगा। हां, अगर सुप्रीम कोर्ट इस सारे सबूतों के बाद सुमोटो एक्शन लेती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर बाकी सबके खिलाफ कार्रवाई करती है, तब सुप्रीम कोर्ट का भरोसा जमेगा। ये जो सारे सबूत आपको और मेरे सामने हैं, आप और हम उसको देख रहे हैं, आप और हम जान रहे हैं कि सब कुछ सही है और कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा? हालांकि मैंने तो एक सुझाव दिया है, राहुल गांधी जी को माने ना माने वो उनका और उनकी टीम का है, कि उन्हें न केवल एफआईआर करानी चाहिए बल्कि चीफ जस्टिस जो कर्नाटक हाई कोर्ट के हैं उनको भी इसकी एक कॉपी भेजनी चाहिए, साथ में ह्यूमन राइट कमीशन को भी भेजनी चाहिए, साथ में जो पूरी अपनी वकीलों की टीम है, पूरी वकीलों की टीम, तमाम सारे के सारे जो सांसद हैं विपक्ष के, वो सारे नेता मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से समय लेकर उनको ये देने जाए कि ये सब कुछ गड़बड़ी है। उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनको कहें कि हम आपके सामने ला रहे हैं कि किस तरह से संविधान से खिलवाड़ हो रही है और आप संविधान के रक्षक है, ये हालात है।
लेने दो, पता लग जाएगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती नहीं लेती। लेकिन सर मीडिया कह रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से फर्रेज निकाल रहे हैं, लोगों के नाम उजागर कर रहे हैं, तो लोगों की प्राइवेसी पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? आपको मतलब चोर का अगर पोस्टर दिखा दिया जाए तो ये लोगों की प्राइवेसी में खतरा, लुटेरों का, डकैतों का, अपराधियों का अगर पोस्टर लगा दिया जाए, उत्तर प्रदेश में योगी ने लगाया जबकि वो तो सिद्ध भी नहीं हुए थे कि ये अपराधी हैं, और यहां तो बिल्कुल सिद्ध हो रहे हैं कि अपराधी हैं, उनके पोस्टर लगाए थे। तो अपराधियों का चेहरा क्या पुलिस लाती नहीं है कि देखो भैया ये चोर है, किसी को मिला दिखाई दे रहा तो बताना, हमें इनाम भी घोषित करती है, करती नहीं करती? योगी जी ने तो पहले चौराहे पे लगवाए, बड़े होर्डिंग लगवाए थे, योगी तो बड़े बड़े होर्डिंग। पुलिस स्टेशन के हर पुलिस स्टेशन में लगता तो है, ये जो चीजें हैं, स्टेशन में लगता है। ये जो चीजें हैं, ये अपराधी हैं। अपराधियों की सूचना जनता को देना बहुत जरूरी है, और अपराधियों की सूचना देना, उनके पोस्टर दिखाना किसी भी हालत में किसी तरह का अपराध नहीं है, और ये देशद्रोह का अपराध है, बहुत जघन्य अपराध है। ये चोरी और डकैती से कहीं बड़ा अपराध है। मैं कहूंगा कि ये कत्ल से भी बड़ा अपराध है। ये देश की पीठ में छुरा भोंका जा रहा है, देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, देश के संविधान की हत्या की जा रही है। और आपने वो सवाल नहीं पूछा, लोग तो ये भी कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भैया जो ये एफिडेविट पे दो, हमें समझ में नहीं आ रही, चोर करा। अबे चोर तेरी चोरी भी दिखा रहा भाई, वो जो लूट रहा है इलेक्शन कमीशन, जो बीजेपी के साथ मिलकर इस पूरे अपराध में शामिल है, उस अपराध को राहुल गांधी जनता के सामने रखकर, तेरे से तो बात ही नहीं कुछ हो रही। तू कौन होता है एफिडेविट मांगने वाला? किस अधिकार से मांग रहा है एफिडेविट? कोई अधिकार नहीं है, नहीं, ये है कि कोई अधिकार। चोर ये बोला कि आप लिख करके दो, मैं चोर हूं तभी मैं चोर मानूंगा। यही मतलब यही चीज हो गई ना कि चोरी और सीना चोरी। और उस चोर का इंटेंशन देखिए जुडिशरी में इंटेंशन में धाराएं बदल जाती हैं। जब इंटेंशनली मर्डर होता है तो धारा अलग होती है, आप वकील हैं। जब इंटेंशनली मर्डर होता है उसकी धारा अलग होती है, अनइंटेंशनली मर्डर होता है उसकी धारा अलग होती है। तो इलेक्शन कमीशन का इंटेंशन देखिए, राहुल गांधी ने डिजिटल इंडिया में डिजिटल सारे कागज मांगने की कोशिश की कि अगर आप डिजिटल सारा डाटा दोगे तो हम बहुत जल्दी आपको ये सारी चीजें बता सकेंगे कि इस इलेक्शन में क्या गलतियां हुई। उन्होंने 6 महीने की एक्सरसाइज करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे। अगर ये डिजिटली डाटा दिया जाता तो इसमें एक इलेक्शन कमीशन के इंटेंशन पे नजर देखो, आप नजर डाल के देखते हैं तो इनका इंटेंशन क्या कहता है। और ये इंटेंशन पहली बार नहीं है, उनका इंटेंशन कई बार है। जैसे पहले इलेक्शन में कुछ ईवीएम को विदिन ए वीक या विदिन ए मंथ स्क्रैप में डाल दिया गया था, जबकि रूल्स ऐसे नहीं कहता। तो उनके हमेशा इंटेंशन में, हर इलेक्शन कमीशन के इंटेंशन पे हमेशा ये बात रही है कि इनका इंटेंशन हमेशा चोरी के लिए रहा है, और वो सबके सामने। मतलब चोरी करो, खुला चोरी फरुखाबादी चल रहा था, अब हो रहा है कि भाई उल्टा बांस बरेली होने वाला। तो चुनाव आयोग 45 दिन में डाटा क्यों, इलेक्शन का डाटा डिलीट क्यों कर देता है? वीडियोग्राफी देखिए, ये जो नियम बनाया गया है, ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को हड़पने के लिए और बेईमानी करके बच जाने के लिए ये सारे नियम बनाए गए हैं। 45 दिन में वीडियो फुटेज जो है उनको डिस्ट्रॉय करना, अगर कोई कैंडिडेट मांग रहा है तो उसको वीडियो फुटेज न देना। ये सारी चीजें वो है कि तुम चोरी कर रहे हो, तुम्हारी चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी सबूतों को मिटाओ, सिर्फ इसलिए है सर। कि अगर ये सारी वीडियोग्राफी देखने लगे तो उसमें कई 100 साल लग जाएंगे। और उसमें मैं कह रहा हूं 1 लाख साल लग जाए। तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? पुलिस में केस ये कौन करने वाला होता है? ये डिसाइड लोग करेंगे, जो लोग मांग रहे हैं। क्या सारे उसकी मांगी जा रही है? अगर पर्टिकुलर किसी विधानसभा की, किसी लोकसभा की वीडियो फुटेज मांगी जा रही है तो आपको देने में क्या दिक्कत? आपको तू देख भैया पूरी जिंदगी इसे में निकाल देते, तुम्हें क्या दिक्कत है? पुलिस को भी वोट डालते हुए देखा गया, इसीलिए कुंडलकी में भी गड़बड़ी हुई और इस तरह की बातें सामने आई। अब इतने गहरे, मतलब इतने जो है आरोप अगर लगाए जा रहे हैं सबूतों के साथ में, तो मैं समझता हूं आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं कि क्या हालत है और हमारा लोकतंत्र कहां जाके फंस चुका है। हम यही तो कह रहे थे कि स्ट्रांग रूम में जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, जो उसको जो गार्डिंग जो करता है, सुरक्षा करता है, उसके ऊपर भी प्रश्न आ गए इस समय। अच्छा देखो, एक और हंसने वाली बात क्या हो सकती है, अभी जो SIR बिहार में हो रहा है उसमें 11 कागज मांगे। उसमें 11 कागजों में से एक सबसे इंपोर्टेंट कागज मांगा है पासपोर्ट। जब जनता से पूछा जाता है तो पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आधार कार्ड, और आधार कार्ड को उन्होंने इनवैलिड कर दिया है।
तो ये एक हंसने वाली बात है। लोगों आधार को कार्ड तो छोड़ो, जो वोटर आईडी उसको वोटर आईडी कार्ड को, आधार कार्ड को, ड्राइविंग लाइसेंस को इनवैलिड कर दिया है और पासपोर्ट को वैलिड कर दिया। और पासपोर्ट का बनने का क्राइटेरिया में आधार कार्ड आता है उसमें। तो ये एक हंसने वाली बात है, ये लोग सोचने वाली बात है। पढ़ने लिखने वाले लोगों को समझना चाहिए। ये इसमें क्या डोनाल्ड ट्रंप को बिहार के सिटीजन बना दिया। सिटीजन बना दिया। ये क्या मजाक है? ये क्या आपके वोट के अधिकार पे ये मजाक चल रहा है? जब आपके वोट के अधिकार नहीं होगा, आपके बैंक अकाउंट सीज होगा, आपकी प्रॉपर्टी सीज होगा, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। आपको IMDT एक्ट असम में सबसे पहले शुरू हुआ था। इसको बोलते हैं कि जो फॉरेन डिटेक्टर जो है वो होगा तो आपको रिपोर्ट किया जाएगा। कौन से कंट्री में रिपोर्ट करेगा ये हमें नहीं पता। वो कंसंट्रेशन कैंप या डिटेंशन कैंप में आपको रखेंगे। आप तीनों लोग देश की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? एक करके आप सड़क पर उतर आइए। आप अपने आप जो है, आप किसी से मदद नहीं मांगना, अपने आप भविष्य अपने आप को बचाना है। जब तक सड़क पर नहीं उतरेगा ये सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बलिदान और संघर्ष चलेगा। कोर्ट पे विश्वास नहीं आपको? कोर्ट पे विश्वास, जब अभी तक जो हो रहा, अगर कोर्ट ने कुछ किया होता तो हम विश्वास तो करते हैं। देखिए, हम इस देश की यूथ से और जो मिशनरी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो सही चीज को एनालिसिस करें और एनालिसिस करके वो देखें कि सही क्या है, इस देश का फ्यूचर किस में है, उसका साथ दें। देखिए, मेरा मानना यह है, इतने सारे सबूत सामने आने के बाद, हालांकि अभी जो हमारे साथी हैं और हमने बताया कि हम कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता को जगाने के लिए लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमसे भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सबूतों के साथ कर रहे हैं। ADR हो, द वायर हो, या वोट फॉर डेमोक्रेसी हो, या और बहुत सी संस्थाएं हैं, चाहे ऑट न्यूज है, क्विंट है, तो सारी चीजें, सब सारा फर्जीवाड़ा सामने रखा जा रहा है। इतना, और देश की जनता के तमाम अधिकार एक तरह से छीन लिए गए हैं। उससे रोजगार छीन लिया, उससे शिक्षा छीन ली, उससे स्वास्थ्य सुविधाएं छीन ली, उससे सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं है, महंगाई जबरदस्त है, उसे रोटी के लाले पड़े हुए हैं। आज की तारीख में 1% लोगों के पास 60% संपत्ति इस देश की है, और जो 10% लोग हैं, उन 10% लोगों के पास जो संपत्ति है वो अथाह संपत्ति है, और 1% लोगों के पास में इतनी संपत्ति है जो इस देश के 89% लोगों के पास नहीं है। यानी कि वो लोग जो 89% लोग हैं, तकरीबन 124 करोड़ लोग जो हैं इस देश में, वो 124 करोड़ लोगों की इनकम प्रति माह 4500 रुपए भी नहीं है। जबकि जो गरीबी की रेखा से नीचे है, हम विश्व बैंक के आंकड़े को अगर देखें तो उसके लिए 5660 इनकम प्रति माह होनी चाहिए एक व्यक्ति की, उससे भी नीचे पर 124 करोड़ लोग इस देश में जी रहे हैं। ये जितने भी अमीर हैं, ये जितने भी सत्ता में बैठे हुए मनवादी मानसिकता के लोग हैं, पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, आपका सब कुछ छीन लिया है, बचा कुचा भी छीन लेंगे, आपकी नागरिकता छीन लेंगे, जिसके लिए SIR कराई जा रही है। अगर अभी भी आप नहीं समझे, और विशेषकर यूथ, अगर अभी भी आप सड़क पर नहीं आए, अभी भी आपने आंदोलन नहीं किया, इस देश में जन आंदोलन खड़ा नहीं हुआ, तो देश, न तो देश बचे, न देश की जनता बचे। मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग, RSS और BJP के लोग, ये तो लगातार देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। सब लोग सड़क पर आइए, इस देश को बचाइए, अपने बच्चों को, अपने बच्चों के भविष्य को, अपने आप को बचाइए।